उत्तर प्रदेश के जिला चित्रकूट में एक थाना लगता है पहाड़ी, और पहाड़ी थाने में ही एक लड़का जिसका नाम मूलचंद होता है, वो थानेदार के पास ये कहने के लिए आया था कि साहब उसका भाई गायब हो गया है, लापता हो गया है, आप गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। जैसे वो थाने के अंदर जाने वाला था, संतरी उसको रोक लेता है। रोकते ही पूछता है कि क्या बात है, क्या परेशानी है, जब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो हमसे बात करो। तो उसने संतरी को पूरी कहानी बताई कि साहब इस तरह से वो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आया है। जैसे ही संतरी ने ये बात सुनी, उसने कहा कि ठीक है, आराम से यहीं रुको, मैं एक बार साहब से पूछ के आता हूँ। संतरी साहब यानी कि थानेदार के पास पहुंचता है और वहां जाने के बाद पूरी कहानी बताता है कि साहब एक लड़का आया है, उसका भाई कई दिनों से लापता है। पहले से ही थानेदार किसी बात को लेकर गुस्से में बैठा हुआ था। उसने संतरी की तरफ घूरते हुए गुस्से में कहता है कि मेरे पास कोई यही काम थोड़ी नहीं है, एक काम करो, जाकर उससे कह दो कुछ देर इंतजार करे, फिर बात करना। अब ऐसी स्थिति में जो लड़का मूलचंद आया था, वो सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका नंबर नहीं आता और थानेदार कब थाने से गायब हो जाता है, इनकी काम से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। वो लड़का फिर अगले दिन आता है तैयार होकर, ये बताने के लिए कि मेरा भाई गायब है, गुमशुदगी दर्ज कर लीजिए, मेरे भाई को कहीं से ढूंढ दीजिए। अगले दिन जाता है तो थानेदार तो वही था, लेकिन जो संतरी था वो बदल चुका था। अब नए संतरी ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने पूरी कहानी उसको बताई। फिर संतरी थानेदार के पास पहुंचता है और थानेदार फिर से ही गुस्सा करता है। गुस्सा करने के बाद उससे कहता है कि जाकर कह दो फिर आए। वो लड़का फिर चला जाता है और फिर जाने के बाद अगले दिन आता है। आखिरकार तीसरी चौथी मुलाकात में फिर उस लड़के की थानेदार से मुलाकात हो जरूर जाती है, लेकिन इतनी भयानक मुलाकात होगी उस लड़के ने कभी सोचा नहीं था। जैसे ही उसने थानेदार के सामने अपना नाम मूलचंद बताया और कहा कि मेरा भाई गायब है, लापता है, आप गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर दीजिए और मेरे भाई को कहीं से भी ढूंढ कर ला दीजिए। जैसे ही थानेदार ने सुना, थानेदार ने उसको कम से कम एक ही सांस में एक के बाद एक बहुत सारी गालियां दी और गाली देने के बाद कहा कि थाने से अगर तू यहां से दिखाई नहीं दिया, भागा नहीं, तो फिर देखना तेरे साथ में क्या हश्र करूंगा। वो लड़का डर जाता है, सहम जाता है। सहम जाने के बाद फिर से यहाँ से चला जाता है। आखिरकार करे तो क्या करे, एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ते बीतने के बाद फिर से थाने में आ जाता है, क्योंकि पुलिस से ही एक आखिरी उम्मीद थी, पुलिस ही शायद उसके भाई को ढूंढ सकती थी, और इसलिए वो बार बार पुलिस के पास आ रहा था। उसका भाई कई महीनों से लापता था। वो परेशान हो जाता है। इस बार ना वो संतरी के पास जाने की हिम्मत जुटा पा रहा था और ना ही थानेदार के पास जाने की हिम्मत जुटा पा रहा था। थानेदार की आखिरकार जब थाने से बाहर निकल रहा है तो उस मूलचंद पर नजर पड़ जाती है, लेकिन थानेदार ने उससे कुछ कहा नहीं। फिर अगले दिन जब दिन बीत रहे थे तो आखिरकार 4-5 दिन के बाद थानेदार ने उससे पूछ ही लिया, क्या बात है, क्या परेशानी है, पूरी बात बताओ। जब पूरी बात सुनी जाती है, पूरी बात सुनने के बाद वो कहता है कि साहब वो फला गांव का रहने वाला है, उसका भाई इतने दिनों से लापता है, कहीं अता पता नहीं चल रहा है, आप मदद कर दीजिए। थानेदार कहता है कि एक काम करो, मुझे कम से कम 10 फोटो लेके आओ अपने भाई के, साथ ही एक पंपलेट छपवा के लेके आना। उसके बाद तुम्हारी इसमें हम मुकदमा दर्ज कर लेंगे और जो भी बन पड़ेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। आखिरकार वो लड़का लगभग 1 सप्ताह के बाद अपने भाई के 10 फोटो लेके आता है, साथ ही जो उसके पंपलेट छपवा के लेके आता है, और पंपलेट छपवाने के लिए लाने के बाद पुलिस को दे देता है और पुलिस के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है कि साहब आपको बता देना चाहता हूँ कि हम 4 भाई थे। 4 में से 2 भाई जो बड़े थे वो बीमार होकर मर जाते हैं। जो तीसरे नंबर का भाई है वो अचानक से गायब हो जाता है। वो ड्राइवर था, कई दिन के लिए गायब जरूर हो जाया करता था, लेकिन इस बार तो सर कई महीने हो गए हैं गायब हुए, आप हमारी मदद कर दीजिए। पुलिस ने उसकी गुमशुदगी दर्ज तो कर ली, लेकिन जैसा गुमशुदगी के मामले में पुलिस करती है ठीक वैसा ही पुलिस ने किया। यानी कि एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने कोई ईमानदारी से उसमें कार्रवाई नहीं की, ढूंढने में कोई शिद्दत नहीं दिखाई, और ये मामला कहीं ना कहीं आया गया होता चला जाता है। यदि गांव में एक व्यक्ति का टीबी खराब ना होता, यदि उस व्यक्ति को टीबी की जरूरत ना पड़ती, तो शायद इस कत्ल का कभी खुलासा नहीं होता और जो भाई गायब हुआ था वो कभी सामने नहीं आता। सामने भाई आता जरूर है, लेकिन कंकाल के रूप में सामने आता है। जब लोगों को पता चलता है कि उसकी हत्या करके उसको मारकर दबा दिया गया है, तब लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था और पुलिस को इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनने को मिलती हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में थाना पहाड़ी लगता है, इसका गांव लगता है लोहदा, और लोहदा गांव की रहने वाली एक महिला जिसका नाम चुनकी देवी होता है। चुनकी देवी, जिसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होती है। ये 6 जुलाई साल 2018 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। वो महिला अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते जैसे ही एक कमरे में जाती है, कमरे में जाने के बाद अचानक से एक गड्ढा था, उस गड्ढे में उसका पैर जाता है। अपना आप ही गड्ढा होता है और गड्ढा होने के बाद पैर जाता है और वो बूढ़ी औरत जो होती है उस गड्ढे में प्रवेश कर जाती है, गिर जाती है। अब जितना वो निकलने की कोशिश कर रही थी उतना ही उस गड्ढे में धंसती चली जाती है।
तब वो डरते डरते फिर रोने लगती है, और रोते रोते जब ज़ोर ज़ोर से लोगों को आवाज़ लगाती है, आवाज़ लगाने के बाद रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसकी सुबह सुबह चीखों की आवाज़ सुनने के बाद आसपास के जो घर थे वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाती है, और जैसे ही लोग आते हैं, आने के बाद देखते क्या है, कमरे में अचानक से एक गड्ढा सा हो गया है, और उस गड्ढे में वो आधी महिला गड्ढे में फंसी हुई है और आधी गड्ढे से बाहर है, और वो निकलने की तमाम तरह की कोशिश कर रही थी, छटपटा रही थी, लेकिन वो निकल नहीं पा रही थी। गांव के लोगों ने आखिरकार उस महिला को उस गड्ढे से बाहर निकाला, और जैसे गड्ढे से बाहर निकालने के बाद उस गड्ढे में टॉर्च लगाकर देखा जाता है तो उसमें एक इंसान की खोपड़ी दिखाई दे रही थी, जैसे कंकाल का रूप वो ले चुकी थी। जैसे ये बात देखी गई, उसके बाद उस महिला को बताया गया, उसके जो परिवार के सदस्य थे उनको बताया गया, और घर में जितने भी लोग मौजूद थे सब के सब डर की वजह से बाहर निकल आते हैं। अब घर में जाने की फिर किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। अब बात पुलिस तक पहुंचानी थी। जब पुलिस की बात पहुंचाने की आती है तो चुनकी देवी ने अपने बेटे मूलचंद से कहा कि बेटा एक काम करो, थाने चलते हैं। तो मूलचंद पहले से ही घबराया हुआ था, क्योंकि पुलिस उसके साथ काफ़ी बदतमीजी कर चुकी थी, गाली दे चुकी थी। माँ और बेटा हिम्मत जुटाते हैं, सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पहाड़ी पुलिस स्टेशन जाने के बाद जैसे ही ये बात रखने वाले थे, थानेदार देखते ही उनको कई गालियां दे देता है, और कई गालियां, गंदी गंदी गाली देने के बाद कहता है कि ज़्यादा दिमाग खराब हो गए, देख लेना तुम दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दूंगा, वहीं बैठे बैठे सड़ते रहोगे। लेकिन जैसे ये बात कही जाती है तो बूढ़ी औरत परेशान हो जाती है, समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। जैसे ही वो थाने से बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद इसके बाद उस जगह पर एक दो पत्रकार खड़े हुए थे। पत्रकार ने पूछा कि अम्मा क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या परेशानी है, क्या नहीं है। वो बताती है कि उसके जो बेटा था, जिसका नाम शिव मोचन विश्वकर्मा होता है, वो काफ़ी दिनों से लापता था, गायब था। घर में ये गड्ढा है और गड्ढे के अंदर उसकी लाश पड़ी हुई है। मैं पक्के के दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे बेटे की ही लाश है। मैं पुलिस के पास आई तो पुलिस सुनती नहीं है, पुलिस गंदी गंदी गालियाँ उड़ दे रही है। इतनी बात सुनने के बाद पत्रकार ने सीधा एसएसपी को फ़ोन लगाया, और एसएसपी को फ़ोन लगाने के बाद पूरी कहानी बताई। और जैसी बात एसएसपी तक पहुंचती है तो एसपी होते हैं मनोज कुमार झा, और सर्किल ऑफिसर होते हैं शिवचरण। वो सूचना मिलने के बाद जब मौके पर पहुंचते हैं तो थानेदार को भी आदेश दिया जाता है। अब जब थानेदार को आदेश दिया जाता है तो थानेदार अब तक तो सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था, लेकिन थानेदार वो आगे पीछे ऐसे घूमने लगता है। आखिरकार पुलिस घर पहुंचती है। घर जाने के बाद अब उसी दिन शाम को ही गड्ढा खोद कर देखा जाता है कि क्या मामला है, क्या नहीं है। गड्ढा खोद कर देखा जाता है तो उसमें से एक इंसान का कंकाल निकलता है। कपड़ों से पहचान कर ली जाती है, कपड़े किसी और के नहीं बल्कि शिव मोचन विश्वकर्मा के ही होते हैं, जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास होती है। जब उस बूढ़ी औरत से पूछा जाता है तो बताती है कि उसके 4 बेटे होते हैं। 2 बेटों की पहले से ही बीमारी के चलते मौत हो जाती है। जो ये तीसरे नंबर का बेटा है, जिसका नाम शिव मोचन विश्वकर्मा है, वो पेशे से ड्राइवर होता है और बाहर कई कई दिनों के लिए चला जाया करता था। करीब करीब 10 साल पहले उसकी छत्तीसगढ़ के एक बिलासपुर जगह लगती है, वहाँ एक गांव लगता है देवरी की पंधी। वहाँ के रहने वाली माया देवी नाम की लड़की से उसकी शादी हो जाती है। उससे उसके 2 बच्चे भी हैं, एक का नाम मासू है, एक का नाम हिमांशु है। पुलिस को जो पूरी कहानी बताई गई तो पूरी कहानी बताने के बाद पुलिस ने पूछा कि अब फिलहाल माया देवी कहाँ पर है। तो वो कहती है कि मुझे दिन तारीख तो याद नहीं है, लेकिन शायद वो दीपावली के 1 महीने के बाद की बात है। दीपावली थी 19 अक्टूबर 2017 को, और ये बूढ़ी अम्मा बात कर रही थी नवंबर 2017 की। वो माया देवी अपने दोनों बच्चों के साथ लेने के बाद सास के पास पहुंचती है और सास से जाकर कहती है कि अम्मा जी, जो पति हैं वो दूसरे राज्य में काम के लिए गए हैं और इस बार तो वो बहुत दिनों के बाद वापस लौट कर आएंगे। अगर आपकी परमिशन हो, आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं अपने मायके जा सकती हूँ। सास ने कहा बेटा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज़ नहीं है। अपने बच्चों को लेके जा रही हो? हाँ जी, मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। वो महिला अपने मायके चली जाती है अपने दोनों बच्चों को लेकर। इधर जो ये लड़का है जिसका नाम शिव मोचन विश्वकर्मा होता है, वो पेशे से ड्राइवर था, वो घर से लापता है। और धीरे धीरे करके ऐसे ही ये दीपावली से 3 दिन पहले तक तो दिखाई दिया था, और दीपावली के 3 दिन पहले के बाद फिर ये जुलाई का महीना जाता है, साल 2018 जाता है, लगभग 8 महीने के आसपास हो जाते हैं। उसका कहीं आता पता नहीं चलता। पूरे जून के महीने में जो उसका सबसे छोटा भाई होता है, 4थे नंबर का मूलचंद, बार बार थाने जा रहा था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं था। जैसे ही एसपी आता है तो एसपी को पूरी कहानी बताती है किस तरह से आपकी पुलिस हमारे प्रति व्यवहार कर रही थी, हमें गालियां दे रही थी। पुलिस ऐसे एसपी ने कहा कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके मामले की पूरी जांच की जाएगी, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अब ऐसी स्थिति में जो माया देवी होती है उसके घर पर एक टीम भी भेजी जाती है, और जब टीम भेजी जाती है पता करने के लिए कि आखिरकार माया देवी कहाँ है, उसके बच्चे कहाँ हैं,
क्योंकि 7-8 महीने से उसका पति गायब है और वो उसको कोई फिक्र ही नहीं है। जब पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है तो पता चलता है कि वो वहाँ पर नहीं है। हालांकि बच्चे अपनी नानी के यहाँ पर ज़रूर थे, लेकिन माया देवी वहाँ नहीं थी। अब माया देवी के बारे में जब पता करने की कोशिश की जा रही थी तो पता चलता है कि वो बच्चों को नानी के यहाँ छोड़ने के बाद गायब हो जाती है, उसका भी कहीं अता पता नहीं चलता। पुलिस ने अपने चारों तरफ सूत्र लगाने शुरू कर दिए और सूत्र लगाने के बाद उनसे पता करने की कोशिश की कि आखिरकार माया देवी होगी तो कहाँ होगी। तभी गांव के ही कुछ लोग कहने लगते हैं कि टुल्लू उर्फ रज्जन राजपूत नाम का एक लड़का है साहब, जब से वो शिव मोचन गायब है तब से ये भी गायब है, आप इसके बारे में पता करिए। लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपने घर वालों के संपर्क में है, परिवार के दोस्तों के संपर्क में है। पुलिस ने ऐसे सूत्र लगाए और ये पता करने की कोशिश की कि किसके नंबर पर बातचीत होती है। जब बातचीत का पता चलता है तो इसके बारे में जानकारी मिलती है गुजरात के सूरत में वो रहता है और वहीं पर शायद माया देवी भी रहती है। और पुलिस ने जब उसके नंबर को सर्विलांस में लगाया और उसकी बार बार लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दिया तो ये 18 जुलाई 2018 की बात है। ये बस स्टैंड के पास आए हुए थे, उनको कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर कोई लाश भी निकली है। शायद गांव वालों ने इस बात की किसी को कोई खबर नहीं दी, भनक नहीं लगने दी। आखिरकार पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूरी कहानी को बयां करती है और माया देवी से भी जब सख्ती से पूछताछ करती है तो चौंकाने वाली कहानी सामने आती है। जहां की ये रहने वाली होती है छत्तीसगढ़ बिलासपुर की, वहीं का गांव का एक लड़का होता है। पहले उससे प्यार होता है, उससे प्यार के बाद वो शादी कर लेती है। शादी के बाद उससे वो खुश नहीं रहती थी, उससे वो दूर जाना चाहती थी। इसके बाद उसकी ज़िंदगी में शिव मोचन विश्वकर्मा आता है, उससे वो शादी करती है और करीब करीब ये 10 साल पहले यानी कि लगभग साल 2008 के आसपास में उससे शादी की थी। शादी करने के बाद 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये अक्सर जो शिव मोचन होता है वो गांव से गायब रहता है, कई कई दिनों के लिए बाहर चला जाता है। गांव का ही एक कम उम्र का लड़का था जिसका नाम टुल्लू होता है, टुल्लू उर्फ रज्जन राजपूत। इसकी आंखें 4 हो जाती हैं इस माया देवी से, और जैसे माया देवी से आंखें 4 होती हैं तो दोनों आपस में जब भी मौका मिलता था मिल लिया करते थे, बातचीत कर लिया करते थे। प्यार के बाद उनके बीच में अवैध संबंध हो जाते हैं और वो जब मौका मिलता था तब मुलाकात करते थे। हालांकि गांव के लोगों ने इस व्यक्ति को समझाया शिव मोचन को कि तुम्हारी पत्नी के शायद उस लड़के से कुछ संबंध हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। लेकिन उसको यकीन नहीं हो रहा था। उसकी पत्नी उसको आराम से समझा दिया करती थी। दीपावली से 3 दिन पहली बात है, ये 19 अक्टूबर 2017 से लगभग करीब 3 दिन पहले अचानक ही वो घर के अंदर जब प्रवेश करता है तो पता चलता है कि टुल्लू और उसकी जो पत्नी होती है माया देवी दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। वो हालांकि शराब के नशे में घर में आया हुआ था और इसी बीच में जैसे वो शोर मचाने की कोशिश करता है, विरोध करने की कोशिश करता है, मौका पाते ही टुल्लू उसके सर में बहुत तेजी के साथ एक डंडा मार देता है और जैसे ही डंडा उसके सर में लगता है तो वो ज़मीन पर गिर जाता है, बेहोशी जैसी हालत में आ जाता है। तभी उसका गला दबाकर दोनों मिलकर हत्या कर देते हैं। यानी कि जो प्रेमी होता है वो भी और जो उसकी पत्नी होती है वो भी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद सोचते हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। तभी इन दोनों ने फैसला किया कि क्यों ना इस घर के अंदर इसको दबा दें। तभी इन दोनों ने गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने के बाद 4 फुट 6 फुट जो भी गड्ढा था, गड्ढा खोदने के बाद उसको अंदर डाल देते हैं और उसको बिल्कुल प्लान कर देते हैं। प्लान करने के बाद उसकी लिपाई पुताई हो जाती है। अब उसी के ऊपर चारपाई लगती थी और चारपाई लगने के बाद अब ना कोई रोकने वाला था, ना ही कोई टोकने वाला था, ना कोई खौफ था, ना कोई डर था, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये जैसे ही कुछ वक्त आगे बीत जाता है तो यहाँ से इन दोनों ने फैसला किया कि क्यों ना यहाँ से गांव से भाग जाएं। लेकिन गांव से भागने की उन्होंने एक अच्छी खासी प्लानिंग की। पहले बच्चों को मायके छोड़ा, उसके बाद वो निकल जाते हैं। अब घर पे ताला लगा हुआ था, सास को चाबी देके वो चली जाती है। लेकिन गाँव का ही एक व्यक्ति होता है हुकुम सिंह जिसका नाम होता है। हुकुम सिंह का टीवी खराब हो गया था और जब हुकुम सिंह का टीवी खराब हो गया तो वो टीवी देखने का बड़ा आदी होता है। वो अपने गांव के ही लड़के मूलचंद से कहता है कि मूलचंद यार हमें अपना टीवी दे दो। तो मूलचंद कहता है कि हमारे पास तो कोई टीवी नहीं है। वो कहता है कि तुम्हारे भैया के घर में टीवी लगा हुआ है, तो अगर तुम चाहो तो अपने भैया का टीवी दे दो। वैसे भी तुम्हारे भैया के घर पर ताला लगा हुआ है, कोई है नहीं। और ऐसे बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे रखे भी खराब हो जाते हैं अगर उनका कोई उपयोग ना हो। तो जैसी ये बात कही जाती है तो कहता है कि ठीक है मैं ताला खुलवा देता हूँ। जब ताला खुलवाया जाता है तो साथ में अपनी माँ को लेके जाता है। माँ कहती है कि बेटा जब ताला खुल ही गया है तो घर में साफ सफाई भी हो जाएगी, रोशनी भी हो जाएगी। अंधेरा कमरा अंधेरा घर जो होता है वो अच्छा नहीं होता। अब माँ ने वहाँ रहना शुरू कर दिया था। माँ उस गड्ढे में अगर नहीं गिरती तो शायद इस हत्याकांड का कभी खुलासा नहीं होता, क्योंकि पुलिस ने जितनी ईमानदारी इसमें दिखाई थी उतनी ईमानदारी तो खैर किसी केस को खोलने में कामयाब होती नहीं है। हालांकि इस बूढ़ी माँ ने एसपी के सामने पूरी शिकायत करने के बाद बताया था कि तुम्हारी पुलिस का हमारे प्रति कैसा रवैया रहा, कैसा व्यवहार रहा। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद आखिरकार प्रेमी और प्रेमिका को जेल भेजा।
30 जून 2026 को अदालत की तरफ से फैसला आता है। हालांकि पुलिस अदालत ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयर नहीं माना, लेकिन इतना जरूर माना कि ये जब तक जिंदा रहेंगे तब तक सलाखों के पीछे रहेंगे, यानी कि इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। 8 साल बाद जब ये फैसला आता है, फैसला आने के बाद एक बार फिर से ये मामला सुर्खियों में आ जाता है और उस इलाके में ये बहुत ही चर्चित केस रहा था। चित्रकूट में सुर्खियों में रहा था कि किस तरह से एक महिला ने पहली शादी की, पति को छोड़ दिया, दूसरी शादी की, पति को मार दिया, फिर तीसरे के साथ रह रही है और तीसरे के साथ रहने के बाद कत्ल कर देती है। उसके बाद फिर अब वो सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते चंद्रिका राजपूत हैं, बाराबंकी से वंदना वर्मा हैं, झारखंड से सविता, बेंगलुरु से राजकुमार तेवतिया, मऊ से मोहम्मद यूसुफ और सतीश प्रजापति। आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।